नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिसार में भगवान विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम हुआ। इस श्रमिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। हैप्पी कार्ड योजना, मैंने इसको अंबाला के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया था। जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के 84 लाख लोगों को उन्होंने कहीं बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, अगर कोई बीमार हो जाता है, दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, हमने वो गोल्डन कार्ड, हैप्पी कार्ड दिया है। और ये निर्णय किया है कि हमारा कोई भी भाई जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, अगर वो हरियाणा रोडवेज की बस में सर्विस करेगा, उसको 1 साल में 1,000 किलोमीटर तक कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। भाइयों, फ्री में वो सर्विस का वहां पर उस योजना का लाभ उठा रहा है। भाइयों, हमने भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे लोगों के हमने सरचार्ज माफ करने का निर्णय किया है। जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। हमने ये भी निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों संकल्प लिया है कि हमारे जो परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सब घरों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम निरंतर हमारी सरकार ने भाइयों जारी कर रखा है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उस 2 किलोवाट के सोलर पैनल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 1,10,000 रुपए का खर्चा उसके ऊपर आता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपया हमारी सरकार देगी और बाकी का ऊपर का पैसा वो हरियाणा सरकार, आपका भाई बैठा है, वो देगा। किसी भी भाई को 5 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार तो कमीशन मोड में काम करती थी। भाइयों, मुझे खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरे श्रमिक का बेटा भी हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग जाता है। ये अगर सिस्टम बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। नहीं तो भाइयों, हमारा श्रमिक भाई वोट दे देता था, परंतु जब नौकरी की बात आती थी चक्कर काटता था, नौकरी नहीं मिलती थी। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा के गरीब परिवार के बेटे को भी भाइयों नौकरी दी जा रही है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करने के लिए आया हूं कि भाइयों, हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे और आपसे मैं ये आशीर्वाद मांगने के लिए भी आया हूं कि अपने बेटे भाई को जहां पर भी कमल का फूल दिखाई देगा, उस कमल के फूल को दबाने और दबवाने का काम करे। बाकी के सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको कोई चिंता नहीं है। आपके हित के अंदर हमारी सरकार भाइयों निरंतर आप लोगों की मजबूती के लिए काम करेगी। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं नाम वापस लेने के अंतिम दिन 1,221 उम्मीदवारों में से 190 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1,031 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 1,559 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था नामांकन। जांच में 1,221 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए जाए गए थे और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज चक्रवाल ने इस बात की जानकारी साझा की है। तो
ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, 8 अक्टूबर को मतगणना होने वाले। उसके बाद से आपको बता दें कि पहले ही चुनाव को लेकर हरियाणा में हलचल तेज हो गई है और इस बीच आपको बताते चले कि नामांकन वापस लेने की भी होड़ मची हुई नजर आ रही है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर 190 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन जो है वापस ले लिए हैं। तो ये उन नामों की लिस्ट बता रहे हैं, 190 नामों की लिस्ट, जिन्होंने जो है अपनी उम्मीदवारी जो है अब वापस ले लिया है। जो नामांकन किया गया था अब उसे वापस ले लिया गया है। तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं और वही 8 अक्टूबर को मतगणना होगा। उसके बाद से जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है और इसी के साथ साथ अब चुनाव हरियाणा में अपने चरम पर है। अब जो स्टार प्रचारक है उनकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है, सभी दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। लेकिन इस बीच जो उम्मीदवार है उनके नामांकन का जो सिलसिला है वो नजर आ रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उन्हें काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिसर चौकी इंचार्ज पर सब इंस्पेक्टर पर 15 से 20 युवकों ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रिंस की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर प्रिंस से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र के एसपी वरुण सिंगला पहुंचे, उनके साथ तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया मुझे सूचना मिली थी कि हमारे एक पीएसआई है जो कि अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए थे, जिस संबंध में एक घटना घटी थी जिसमें अपराधियों ने कुछ इनके ऊपर वार किया और कुछ लाइफ इंजरी है, शार्प इंजरीज हैं, उसमें ये एडमिट हुए थे। तो अस्पताल में इनकी हालात जानने भी आए थे। साथ साथ हमने इस संबंध में तुरंत मुकदमा दर्ज करके और अपराधियों की धरपकड़ हमने शुरू कर दी है और हम जल्दी ही सभी अपराधी जो हैं वो पकड़ लेंगे। फरीदाबाद के पूर्व मेयर ब्रह्मवती खटाना परिवार ने बीजेपी में आस्था जताई है। पूर्व पार्षद के पत्नी धर्मवीर और पुत्र जयवीर खटाना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व कैबिनेट मंत्री तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा की मौजूदगी में पूर्व पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। तो वहीं पूर्व मेयर अनीता गोस्वामी के परिवार से विनोद गोस्वामी ने भी अपनी आस्था बीजेपी में जताई है और सभी से बीजेपी को विजयी बनाने की अपील की है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मेयर को बैठक पर लोगों को संबोधित करते हुए खटाना परिवार को बधाई दी और कहा कि बीजेपी राज में रिकॉर्ड तोड़ विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, जो कार्य भी आगे निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी और साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक वोटों से बीजेपी को जिताने के लिए अपील की है। और सब लोग बढ़ चढ़ भाग लेंगे और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का सब लोगों ने एक लक्ष्य लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी दूसरा सरकार नहीं। मेरा है कि सबसे पहले विनोद गोस्वामी मेरे परिवार के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में हो या पिछले उसमें काम किया है। आज ब्रह्मवती खटाना जी फरीदाबाद की मेयर रही हैं और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज धर्मवीर जी जयवीर खटाना उस परिवार के सभी सदस्य आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जीत चुके थे और दोबारा उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने एक ही कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे।
फैसला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी लगातार विधानसभा चुनाव को जिताने को लेकर हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। जनता के बीच चुनाव प्रचार के साथ साथ दूर दूर कार्यक्रम का जनता का प्यार और समर्थन हासिल कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा दिन रोज अपने चुनाव में पूरे इलाके में धमक बनाए हुए। बीजेपी प्रत्याशी ट्रैक्सन शर्मा ने पृथला विधानसभा क्षेत्र के सिकरी शाहपुर में गए कार्यक्रम का आयोजन किया और वही जनता का प्यार और समर्थन हासिल किया। कार्यक्रम के बीच दिग्गज गांव के मौजूद लोगों ने तेजल शर्मा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, तो वहीं कई मौजूद लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के सिर पर हाथ रखे उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद और समर्थन दिया। सिकरी गांव से पूर्व चेयरमैन शैलेंद्र कुमार और गांव के पूर्व सरपंच के साथ बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सोनपाल छोकर के पिता राजेंद्र शर्मा ने भी बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। तो देखिए, लोगों के बीच टेकचंद शर्मा पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ लोगों का जो है समर्थन लेते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा की तैयारियों में बीजेपी उतर गई और बीजेपी के साथ साथ तमाम दिग्गज पार्टी भी उतर गए। और इस बीच आपको बताते चले, बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा अब चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं और लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी के साथ साथ बीजेपी को वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं और यहां उन्हें भारी जन समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा अब चुनावी मैदान में उतर गए और इसी के साथ साथ लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही आपको बताते चले कि इस यात्रा के दौरान उन्हें तमाम लोगों ने समर्थन दिया और इसी के साथ साथ आशीर्वाद भी दिया। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 8 अक्टूबर को वोटिंग होगा और इसके लिए अब चुनाव अपने चरम पर है। चुनावी मैदान में तमाम दिग्गज उतर चुके हैं। तो वही बीजेपी के ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मैदान में उतर गए हैं और इस बीच ये तस्वीरें टेकचंद शर्मा के। ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया करती और 4 घंटे में वह पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। अब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोसली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें मिली है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2/3 बहुमत हासिल कर 60 से अधिक सीटों पर विजय होगी। कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव ने कांग्रेसी नेता राव यादवेंद्र सिंह के इस बयान पर कहा कि कोसली से शायद मुझे टिकट न मिले, लेकिन उस शख्स को यानी जगदीश यादव को वोट नहीं देगा। इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने शख्स कहा है और नाम नहीं लिया है, तो आप ही सोचो, शख्स तो वही होता है जिसमें कोई शख्सियत होती है। इनका जोश है, हमारे साथियों का, कार्यकर्ताओं का जोश है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट आया, पिछले बार हम 10 की 10 सीट हमारी नहीं आई और इस बार 5 सीट जब लेकर के आए तो लोगों में उत्साह का संचार हुआ। और इस बार हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है। और वही जन आशीर्वाद सभा रैली में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के मीडिया सलाहकार के साथ बदसलूकी की गई है। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में पहुंचने वाले थे, तभी पुलिस और पत्रकार के साथ उनकी बहसबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल तक जाने पर पुलिसकर्मी में से उनका विवाद हुआ था।
और वहीं अंबाला छावनी के गौशाला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में गणेश विसर्जन का महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर समाजसेवी मनोज बंसल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर के पुजारी ने गणेश जी की पूजा अर्चना से की। इसके बाद मनोज बंसल ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, गणेश विसर्जन का दिन हमें नई शुरुआत और बदलाव की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गौशाला में गणेश विसर्जन उत्सव मनाया गया, जिसमें लोगों के साथ उन्होंने भी भजन गाए। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव और नवीनता बेहद आवश्यक है। आज राधा कृष्ण मंदिर रामबाग रोड अंबाला शहर में गणेश उत्सव मनाया गया। बड़े धूमधाम से राकेश आहूजा जी ने भजन गाए, सबको मन मोहित किया। मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में, पर मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा चल शायद हो सकता है कि मेरे भी लोग आवाज सुन के कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त कर सके, इसलिए मैंने भी एक दो भजन गाने का सोचा है। बहुत अच्छा आनंद उन्हें प्रोग्राम उन्होंने राकेश आहूजा जी ने अरेंज कर रखा है और देख के बहुत पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, देख के मजा आ गया। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वाह भी नॉन स्टॉप। जब तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। अब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। बढ़ते खबरों की ओर, हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद और अब की बार 23 तारीख से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि अंबाला कैंट अभी से धान की फसल आनी शुरू हो गई है। हालांकि किसान और आढ़तियों ने प्रशासन पर उन्हें बारदाना उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाए हैं। वहीं मंडी सचिव से जब व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। किसानों को बड़ी राहत देते हुए वहीं अब की बार लगभग एक सप्ताह पहले धान की खरीद शुरू की गई है, जिससे कि किसान खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि अब की बार सितंबर के महीने में हो रही भारी बारिश के चलते किसानों को धान की फसल के खराब होने का डर सता रहा है, इसलिए किसान जितनी जल्दी हो सके अपनी धान की फसल को बेचना चाहते हैं। मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अंबाला कैंट। हाँ, ये खरीद के संबंध में ये है कि 23 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी और हम लोगों के गेट पास कटने प्रारंभ हो जाएंगे अनाज मंडी अंबाला कैंट के अंदर। और हम सारी सुविधाएं जो किसान बेसिक कम्युनिटीज है, क्या कहते हैं, लाइट, पानी और सफाई व्यवस्था के संबंध में जो भी है, तो उसको हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अजय बंसल जी। बस धान की अराइवल तो बन रही है, इस तरह बारिश की वजह से थोड़ी रुक रही है, लेकिन बारदाना ही नहीं मिल रहा है जिम्मेदार के माल को भरने के लिए, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेट कोई भी जिम्मेदार, कोई भी सेलर वाला जो है जिम्मेदार को बारदाना देने को तैयार नहीं है मार्केट में। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम बारदाने की आ गई है। पीछे नुकसान है सेलर वालों को। आगे की पॉलिसी कुछ ऐसी है जी गवर्नमेंट की जो उनको रास नहीं आ रही है, उस पॉलिसी के मुताबिक वो बारदाना नहीं दे सक रहे हैं, उसमें चेंज चाहते हैं। लियाकत सिंह। मंडी के अंदर बाहर खेत नीमे हैं, बारिश हो रही है, पानी भर जाता है, क्या करें, बहुत नुकसान हो रहा है। यही हमारी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सरकार लेना चाहिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा है, 23 से भी पहले करना चाहिए था। हाँ, मंडी में माल ये जो काटा है 5 किलो का, ये तो ले आए हैं, आगे बैठे हैं, 5 दिन हो गए हैं।
और वही खबर फरीदाबाद से, जहां पर गांव अजरौंदा में आपसी लेन देन के चक्कर में दो पक्षों में विवाद हो गया है। इस दौरान खूब लाठी डंडे चले, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, तो वहीं घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और खबर झज्जर के गांव सिलानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से है, जहां सरकारी स्कूल के बंद कमरों में हुई तोड़फोड़। जी हां, सरकारी रिकॉर्ड और सरकारी किताबों को फाड़ने के मामले में भी आक्रोशित छात्राओं ने सोमवार को झज्जर रिवॉर्ड नेशनल हाईवे जाम कर दिया। करीब घंटा भर लगाए गए इस जाम की वजह से वाहन चालकों और आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे डीएसपी अनिरुद्ध चौहान के आश्वासन पर छात्राओं ने लगाए जमकर मोर्चा खोला, जिसके बाद नेशनल हाईवे जो है स्थित पर पाए गए। मैंने ये देखा कि जैसे हम स्कूल में आए तो यहाँ स्कूल के अंदर जितना भी सारी तोड़फोड़ की हुई थी, ये महीने के अंदर ये तीसरी वारदात है जी। लेकिन पता नहीं लग रहा, पंचायत को भी लिख के दे दिया और जो विभाग को भी लिख के दे दिया, FIR भी दर्ज करवा दी, लेकिन बार बार ये वारदात हो रही है। रिकॉर्ड को अस्त किया जा रहा है। CCTV कैमरे लगे हुए? नहीं, कैमरे नहीं लगे हुए। अच्छा। और यहाँ पर जो है 3 पोस्ट हैं 4th क्लास की, तीनों खाली हैं। यहाँ पर कोई चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। चोरी हुई है? ये चोरी की ही वारदात है जी। सड़क पे इसलिए बैठे क्योंकि स्कूल में जाके देखो हम पढ़ने योग्य नहीं रहे बिल्कुल भी। पूरा स्कूल तहस नहस कर रखा है। हर तीसरे दिन का यही काम है। अब हम कहाँ तक चुप रहेंगे? हमारी डिमांड हमें न्याय दिलाओ। हमें चाहिए, हमें स्कूल में पढ़ने आते हैं, ये सब करने नहीं आते। स्कूल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अभी मॉर्निंग में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें रात को कुछ लड़कों ने घुस के स्कूल के अंदर तोड़फोड़ कर दिया। उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोड ब्लॉक कर दिया था। लेकिन गांव वालों की डिमांड थी कि भाई जो भी आइटम्स जो रात को जिनके साथ तोड़फोड़ हुई है वो जल्दी से जल्दी इंस्टॉल हो जाएं और एक रात के लिए चौकीदार वो हो जाए। लेकिन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है, तो चौकीदार अपॉइंट करना तो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन गांव वालों ने ही अपने लेवल पे ही, जब तक इनको परमानेंट कोई चौकीदार नहीं मिल जाता, अपने लेवल पे ही चौकीदार अरेंज करने के लिए बोला हुआ है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।